नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मालवा की महाभारत की। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के चुनाव के बाद अब पूरा ध्यान चौथे चरण पर है। इसमें मालवा की सीटें हैं जहां बीजेपी पहले से ही काफी मजबूत है, वहीं कांग्रेस बीजेपी के इस गढ़ में सेंध लगाने की पूरी कोशिश करेगी। और अब बात करते हैं इंदौर धार सीट की। जब से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने पर्चा वापस लेने के बाद भी पर्चा में है, क्योंकि कांग्रेस यहां नोटा का समर्थन कर रही है। वहीं धार में बीजेपी और कांग्रेस के बीच अच्छा संघर्ष भी देखने को मिला है। क्या इस सीट का पूरा सियासी समीकरण है, बताएंगे IBC 24 के संवाददाता रवि हेमरा सिसोदिया, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ने वाले हैं। उनसे पूरे सियासी समीकरण यहाँ पर समझेंगे। तो बता दें कि कड़ा मुकाबला इस बार यहाँ पर होने वाला। अगर बात करें अब तक के सियासी समीकरण की, तो बीजेपी ने अपनी मजबूत पकड़ यहाँ पर बनाई हुई है और दोनों ही के बीच अब कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। पूरी जानकारी और पूरे सियासी समीकरण के साथ हमारे संवाददाता रवि हेमरा सिसोदिया भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जो सीट पर अब क्या स्थिति बनने वाली है इस लोकसभा चुनाव में, इसे लेकर विस्तार से हमें जानकारी देंगे और बताएंगे कि आखिर किसका पलड़ा यहाँ पर भारी होने वाला है। तो मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के चुनाव के बाद अब सभी का ध्यान चौथे चरण पर है और इसमें मालवा की सीटें हैं जहां बीजेपी पहले से ही काफी मजबूत है। वहीं कांग्रेस बीजेपी के इस गढ़ में सेंध लगाने की पूरी कोशिश कर रही है। बता दें कि अगर बात करें इंदौर और धार सीट की, तो जब से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने यहां से पर्चा वापस लिया है, तभी से वो चर्चा में और भी ज्यादा बन चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस यहाँ नोटा का समर्थन कर रही है। वहीं धार में बीजेपी और कांग्रेस के बीच अच्छा संघर्ष देखने को मिल रहा है। तो इस सीट से 14 प्रत्याशी हैं। लगातार प्रचार प्रसार यहां पर किया जा रहा है। दिग्गजों का जमावड़ा इस सीट पर लगातार देखे जा रहा था और अब बात है नतीजे की। तो चौथे चरण के लिए लगातार जो है कई सारे सियासी समीकरण भी यहां पर निकाले जा रहे हैं। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रवि हेमरा सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, अगर बात करें इंदौर और धार सीट की, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बीजेपी की पकड़ जो है वो सबसे ज्यादा मजबूत बताई जा रही है, लेकिन कांग्रेस ने भी कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपका अनुभव क्या कहता है, किसका समीकरण क्या बन रहा है और किसका पलड़ा आगे भारी होने वाला है? देखिए, सबसे पहले हम इंदौर लोकसभा सीट की अगर बात करते हैं तो इंदौर लोकसभा सीट एक हाई प्रोफाइल सीट हमेशा से ही बीजेपी के लिए रही है और ये बीजेपी का मजबूत गढ़ माना गया है, क्योंकि लगातार 8 बार से यहाँ से सुमित्रा महाजन जो कि लोकसभा अध्यक्षा भी रही और वो यहाँ से लंबे समय से सांसद रही और यही कारण रहा कि मजबूत गढ़ में कभी भी कांग्रेस सेंध नहीं लगा पाई और इस सीट पर कभी वापसी नहीं कर पाई। 2019 की अगर हम बात कर लेते तो ये सीट शंकर लालवानी को मिली और शंकर लालवानी ने इस सीट पर 5.5 लाख वोटों से इस पर जीत हासिल करी। सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय पर भी अगर कांग्रेस के कैंडिडेट की हम बात कर लेते हैं तो तकरीबन 3.5 लाख वोट इस सीट पर लेकर आए थे। 5.5 लाख वोट जो है शंकर लालवानी को मिले थे। लेकिन इस बार का सियासी समीकरण यहाँ पर पूरी तरीके से गड़बड़ा गया है। बीजेपी ने जो अपना स्टैंड लिया, बीजेपी ने जो स्ट्रैटेजी बनाई और कांग्रेस के कैंडिडेट को बीजेपी में शामिल कर लिया, उससे ना केवल सिर्फ बीजेपी की पूरे शहर में किरकिरी हो रही है, बल्कि कहीं ना कहीं संगठन भी इससे खासा नाराज है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के कई बड़े नेता, उसमें खुद सुमित्रा महाजन जो कि पूर्व अध्यक्षा हैं, उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। जब सामने वाला कैंडिडेट यानी कि बीजेपी का कैंडिडेट बहुत ही आसानी तरीके से चुनाव जीत रहा था, तो फिर ये सब इस तरीके से एक्शन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। और कहीं ना कहीं अब कांग्रेस का जो एजेंडा है, कांग्रेस जो अपने इस पूरे गेम प्लान के साथ चल रही है, क्योंकि उनको पता है कि उनका कैंडिडेट मैदान में नहीं है, निर्दलीय भी कोई ऐसे कैंडिडेट नहीं है जो सीधे शंकर लालवानी को यहाँ पर टक्कर दे पाए। शंकर लालवानी को लेकर अब बीजेपी की स्ट्रैटेजी ये है कि उन्होंने 8 लाख बोला था तो उनको 10 लाख पार तक पहुंचाया जाए। और सबसे बड़ी बात, इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि बीजेपी के जो कैबिनेट मंत्री है, मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री है कैलाश विजयवर्गीय, वो अक्षय कांति बम को एक टूल की तरह यूज कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों देखा हुआ है कि वो लगातार अक्षय कांति बम को अपने साथ में लेकर जा रहे हैं। उन पर लगातार जो आरोप हुए उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साफ करवाया कि कांग्रेस में किस तरीके की उन्हें परेशानी थी और वो उस कारण से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जानु है। जबकि सबसे बड़ी बात है, अक्षय कांति बम जो है जैन समाज से आते हैं और उन्हें इस पूरी सीट के, अगर हम अलीराजपुर की बात कर लें, झाबुआ की बात कर लें, अन्य लोकसभा सीटों की अगर बात कर लें, क्योंकि आखिरी का जो चरण है 13 मई को, वो उसमें 8 लोकसभा सीट जो कि मालवा निमाड़ की प्रमुख सीटें हैं, इन्हीं पर मतदान होना है 13 मई को। और इसीलिए अक्षय कांति बम को लगातार कैलाश विजयवर्गीय अपने साथ ले जा रहे हैं।
प्रमुखतर जो जैन समाज के कार्यक्रम हैं उनमें लेकर जा रहे हैं, उनके सामने रख रहे हैं कि देखिए इस कैंडिडेट को हम लेकर आए हैं और ये अपने मन की बात आपके सामने रखना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आम जनता के मन में यही चल रहा है कि जब अच्छा खासा चुनाव चल रहा था तो बीजेपी का ये गेम प्लान किसी को समझ में नहीं आया और कहीं ना कहीं एक मनोबल खत्म करने के लिए बीजेपी ने अपना जरूर यह एक पैतरा आजमाया होगा, लेकिन यह पैतरा उल्टा पड़ सकता है बीजेपी को, क्योंकि जहां एक और यहां पर इंदौर की राजनीति हमेशा मानी जाती है कि एक गेम प्लान वाली राजनीति रहती है, जहां कांग्रेस भी अपने कुछ ना कुछ यहां पर प्लान बनाती है। पिछले बार की अगर हम बात करेंगे तो सत्यनारायण पटेल को शंकर लालवानी के सामने उतारा था, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण समझने वाली बात यह है कि अगर सत्यनारायण पटेल को कांग्रेस के जो परंपरागत वोट 3 लाख से 3.5 लाख वोट मिले थे, तो इस बार कांग्रेस जो है वो प्रमोट कर रही है नोटा को, यानी कि देश में एक नया रिकॉर्ड बनेगा इंदौर को लेकर, वो होगा नोटा को, जो संभावित माने जा रहा है कि 1.5 से 2 लाख वोट जो हैं वो सीधे सीधे नोटा पर पड़ सकते हैं। और अगर ये नोटा पे वोट पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी संगठन जो है इससे खासा नाराजगी जाहिर करेगा, क्योंकि अभी हमने 4 दिन पहले भी जब इंदौर से बताया था कि किस तरीके से बीजेपी आला कमान ने रातों रात एक हाई प्रोफाइल मीटिंग बुलवाई, जिसके अंदर सारे विधायक, कैबिनेट मंत्री, संगठन मंत्री, क्लस्टर प्रभारी मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जयपाल सिंह, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के सहित जयपाल सिंह चावड़ा संगठन मंत्री, तमाम सारे लोग मौजूद थे और उनको साफ तौर पर कहा गया कि इंदौर का नाम देश में स्वच्छ राजनीति के लिए हमेशा आता है, स्वच्छता के लिए हमेशा आता है, और इस बार नोटा अगर सबसे ज्यादा दबता है तो उसके लिए क्रिकेट के लिए जिम्मेदार कौन होगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे खरगोन, कैलाश विजयवर्गीय से उनसे चर्चा हुई है, तो कहीं ना कहीं इस विषय पर भी जरूर चर्चा हुई होगी कि आप कांग्रेस के कैंडिडेट को तो लेकर आ गए, लेकिन हम नोटा का क्या करेंगे, उस पर आपको विचार करना होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस जहां नोटा को प्रमोट कर रही है, वहीं बीजेपी के लिए अब रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा शंकर लालवानी को इस सीट पर जिताएं, लाखों वोटों से जिताएं, जो 7 से 8 लाख वोट उन्होंने बनाया था उसको 10 लाख पार लेकर जाए। लेकिन अगर 10 लाख पार शंकर लालवानी चले भी जाते हैं तो ये उनकी जीत इतनी अहम नहीं मानी जाएगी। शंकर लालवानी कहीं ना कहीं अपने मन में भी वो ये विचार कर रहे हैं कि जब सामने उनके 2 से 3 लाख वोट नोटा के पड़ेंगे तो फिर उनका नाम सबसे ज्यादा जीत के लिए नहीं, सबसे ज्यादा नोटा दबाने के लिए यहाँ पर आजमाया जाएगा। कल जीतू पटवारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा है कि निश्चय ही जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो जीत रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो लोगों के बीच में पहुंचकर लोकतंत्र की हत्या और लोकतंत्र को किडनैप कर देने जैसे कई सवालों को लेकर पहुंच रही है और नोटा का प्रमोट करने के लिए बात कर रही है। तो इंदौर लोकसभा सीट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इंदौर लोकसभा सीट पर चुनावी जो गणित है वो इतना कुछ ज्यादा खास बचा नहीं है। बीजेपी ने एक तरफ से पूरा गेम प्लान ये पूरा खत्म कर दिया है कांग्रेस की ओर से, और कांग्रेस के पास अब सिर्फ एक ही चारा है कि वो नोटा का प्रचार करे, और कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे सज्जन सिंह वर्मा की बात कर लें, जीतू पटवारी की बात कर लें, या शहर के जो भी बड़े नेता हैं, वो सिर्फ नोटा और नोटा को प्रमोट कर रहे हैं। ये तो रही इंदौर लोकसभा की बात करें। इंदौर में आम जनता भी अभी विचार कर रही है, क्योंकि देखिए जो कांग्रेस के परंपरागत वोट रहेंगे वो तो कांग्रेस की ओर से नोटा में ही जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस जहां पर सीधे तौर पर अपना संपर्क रखती है, जिन लोगों तक सीधा संपर्क रखती है और उनके परंपरागत वोट हैं, उनसे सिर्फ एक ही उम्मीद की जा रही है कि वो नोटा को वोट करें, और होगा भी वही। क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं बार बार कि 2019 में 3.5 लाख वोट जो है सत्यनारायण पटेल को कांग्रेस की ओर से मिले थे, अगर हम उसके आधे प्रतिशत भी वोट कर लेते, 50% वोट भी अगर कांग्रेस जो है कांग्रेसियों को उनके परंपरागत वोट को नोटा पर वोट डालने के लिए कामयाब हो पाई तो 1.5 लाख से ऊपर का जो टारगेट है कांग्रेस का वो पूरा हो जाएगा यहाँ पर नोटा के लिए, और कहीं ना कहीं देश में भी एक रिकॉर्ड बनेगा कि सबसे ज्यादा अगर नोटा को लेकर कहीं वोट पड़े हैं तो वो इंदौर शहर होगा। इसको लेकर भी हमने कई मरतबा लोगों से चर्चा की है, तो अलग अलग रिएक्शन लोगों के निकल कर आए हैं। लोग जहाँ कह रहे हैं कि बीजेपी का कैंडिडेट ऑलरेडी जिताया था, इस तरीके का कदम उठाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ये इंदौर लोकसभा की हमने बात की है। इंदौर लोकसभा के मुद्दे अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पर मेट्रो स्टेशन को लेकर लगातार कांग्रेस हमलावर रही है, भ्रष्टाचार को लेकर लगातार हमला हुई, जिस तरीके से नगर निगम में 100 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है उसको लेकर लगातार जो कांग्रेस है वो घेरती रही है बीजेपी को कि 15 साल से इनकी सरकार रही है, लगातार इनके ही नगर निगम पार्षद रहे हैं, महापौर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर घोटाला हो रहा है तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को बचाने और नेता नगरियों के मिली भगत के चलते ही ये भ्रष्टाचार हो रहा है। कि भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर लिया है कांग्रेस ने, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस अपने ही घर को नहीं बचा पाई, क्योंकि
मध्य प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, वो इसी राव विधानसभा से आते हैं, इंदौर की राव विधानसभा से वो विधायक रहे हैं। इस बार का चुनाव वो हारे, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बने, लेकिन उनके ही गृह क्षेत्र से अगर एक कैंडिडेट कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाता है तो ये उनके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट रहा है और इसको लेकर लगातार उन्हें घेरने की कोशिश भी की गई है बीजेपी द्वारा भी। बीजेपी ने कहा कि जब वो अपना खुद का घर नहीं संभाल पा रहे तो अब कैसे वे इन सब चीज़ों को मैनेज करेंगे। तो इंदौर लोकसभा सीट में एक तरफा जीत तो बीजेपी की होना है, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि इंदौर में साफ तौर पर नोटा का एक रिकॉर्ड बनने वाला है। ये हमने बात की है इंदौर लोकसभा सीट की। अब हम बात करते हैं धार लोकसभा सीट की। देखिए, धार लोकसभा सीट है वो परंपरागत जो उसका वोट है वो एसटी वोट है, आदिवासी वोट है। यहाँ से हम अगर बात करें तो 2014 में सावित्री ठाकुर को मैदान में पार्टी ने उतारा था और उसके बाद 2019 में उनका टिकट जरूर कट गया था, छतर सिंह दरबार को यहाँ से टिकट दिया, लेकिन फिर से पार्टी ने सावित्री ठाकुर पर 2024 में भरोसा जताया है और उनको मैदान में उतारा है। अब उनके सामने राधेश्याम मुवेल, जिनको किसी भी बड़े चुनाव लड़ने का कोई भी अनुभव नहीं है, सीधे तौर पर मध्य प्रदेश के जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो उमंग चिंगार के काफ़ी खास बताए जाते हैं और ये टिकट भी उनका ही है। कई लंबे समय से ये बात चल रही थी कि ये टिकट बदला जा सकता है, लेकिन उस परिस्थितियों में कोई टिकट बदला नहीं है। वे भी लगातार ज़मीन पर कैंपेन कर रहे हैं क्योंकि वो आदिवासी चेहरा है और लोगों के बीच में जाकर वो आदिवासियों की समस्या उठा रहे हैं, आदिवासियों की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि धार के अंदर कोई बड़े ऐसे रोजगार नहीं है, चाहे बीजेपी की बात कर लें चाहे कांग्रेस की बात कर लें, आदिवासियों के पलायन को रोकने के लिए दोनों ही पार्टियां नाकाम रही हैं। लेकिन इस बार की अगर मजबूती की अगर हम बात कर लें तो सावित्री ठाकुर की अगर बात कर लेंगे तो सावित्री ठाकुर का पलड़ा भारी जरूर है, लेकिन वे राधेश्याम मुवेल जो है सीधे तौर पर उन्हें टक्कर दे रहे हैं क्योंकि राधेश्याम मुवेल जो है वो यूपीपीएससी के एग्जाम भी दे चुके हैं, साफ चरित्र उनका चेहरा है और ऐसे में युवाओं के बीच में भी उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है क्योंकि वो धार लोकसभा सीट से यूथ कांग्रेस युवा मोर्चा के जो है यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, लोकसभा सीट के भी अध्यक्ष रहे हैं। तो ऐसे में ये माना जाएगा कि इस सीट पर एक कड़ी टक्कर जो है वो मिल सकती है। हालांकि धार जो है वो भी बीजेपी का एक गढ़ है और बीजेपी कभी भी, कांग्रेस कभी भी इस सीट पर सेंध नहीं लगा पाई और यही कारण रहा है कि इस बार आदिवासियों के मुद्दों को उठाकर यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी पर प्रहार किया जाए, उसके किले पर प्रहार किया जाए और कहीं ना कहीं एक वापसी करने की जो है वो यहाँ पर सोच रही है बीजेपी और कांग्रेस। और इसीलिए आप देखेंगे कि थोड़ी कहीं ना कहीं कमजोरी सीट पर बीजेपी की लगी, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे थे धार और उन्होंने मेला मैदान में रवि, समय की थोड़ी कमी इसलिए आपको रोकना चाहते हैं, लेकिन जैसे कि जानकारी आप दे रहे हैं तो इंदौर की बात करें फिर धार की बात करें तो जातिगत समीकरण, सभी प्रकार की सियासी समीकरणों को दोनों ही पार्टियों ने आपस साधने की कोशिश की है, लेकिन जनता के मुद्दे को किस तरीके से उठाए गए तो तभी पता चलेगा जब रिजल्ट जारी हो जाएंगे 4 जून को। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।